जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनजातियों के बारे में, खानोदोष के बारे में और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। ये जो अध्याय है वो है 7वां अध्याय कक्षा 7वीं की इतिहास की किताब का। और बाकी की वीडियोस जो हैं यानी कि पिछले अध्यायों की जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चेक जरूर करिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आप क्लास 7th में हैं तो आपके लिए तो हेल्पफुल है ही, बट अगर आप किसी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है या होती ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अध्याय 7 को, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक तो वही कि आप चेक जरूर करिएगा प्लेलिस्ट को, ताकि पुरानी वीडियोस आपको मिल जाए पिछले चैप्टर्स के। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और कर लिया है और मन अगर आपने बना ही लिया है करने का तो बेल आइकन को ऑन करना भूलना मत, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, अगर आपने शुरू कर दिया है तो हम भी शुरू कर देते हैं इस अध्याय को। देखिए, मैं शुरू से कहते आता हूँ कि इतिहास को आपको केवल पढ़ना नहीं है, उसको समझिए। इतिहास पढ़ने या याद करने की चीज़ नहीं बल्कि समझने की चीज़ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से क्या कह रहा है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। तो देखो, इसने अध्याय 7 को भी कनेक्ट कर दिया किससे, 2, 3 और 4 से। तो इसलिए आपको पिछले अध्यायों को पढ़ना और समझना जरूरी है, क्योंकि आपको आगे पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे ऊपर उठी और कैसे गिर गई। तो कुछ राज्यों का उत्थान हुआ, प्रोग्रेस हुआ, और वो उनका पतन भी हो गया। उसके बारे में अध्याय 2, 3, 4 में बता रखा है। वीडियो बनी हुई है, देख लीजिएगा जरूर जा करके। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल के एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, है ना। नए नगर बसेंगे, नए राज्य बसेंगे, पिछले हटेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे। वो उनके सामाजिक हिस्से में भी हो सकता है, आर्थिक पहलू में भी हो सकता है और राजनीतिक में भी हो सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन जो है ना वो हर समान, यानी हर जगह जो है वो एक जैसे नहीं थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित होने शुरू हो गए थे। ऐसा कैसे और क्यों हुआ यह समझना महत्वपूर्ण है। क्यों हुआ ऐसा ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित हुए पड़े थे। भारत उपमहाद्वीप की बात हो रही है, कह रहे इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अलग अलग समाज और अलग अलग क्लासेस के अंदर, इनके वर्णों में पहले से ही नियम के अनुसार बटे हुए थे। उसके बावजूद भी कुछ नए समाज, कुछ नए वर्ण जो है वो बने। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला काफी ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गए थे। अब यहाँ पे ब्राह्मणों ने कुछ नियम सुझाए गए थे, जैसे कि ब्राह्मणों के द्वारा, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर उसमें भी वर्ण बना रखे हैं, ये वाले राजा, ये वाले क्षत्रिय, ये वाला जो है आप भी ऐसा करते होंगे या सुनते होंगे। तो कह रहे इसकी वजह से क्या हुआ ना, समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो वही बात की जा रही है इसके अंदर कि किस प्रकार से समाज जो है वो परिवर्तित हुआ और किस प्रकार से उसमें वर्णों में जो है चेंजेस देखने को मिले। और बताइए जा रहा है कि दिल्ली में जब सुल्तान और मुगलों का शासन आया तब ये और ज़्यादा जो है कठिन या जटिल, कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। एक इमेज है यहाँ पर आपके राइट साइड में, जनजातीय नृत्य, संथाल चित्र खर्रा। ठीक है, यहाँ पे एक नाच दिखाया गया है जनजाति के बारे में, और जनजाति जो है वो है संथाल। तो संथालों का यहाँ पर एक कोई ओकेशन होगा, उसके लिए यहाँ पर एक फोटो दी गई है। चलो अब हम कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं, यानी कि सब टॉपिक्स को देख लेते हैं, जिसमें से पहला है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। ठीक है, बड़े शहरों से परे, बहुत बड़े जो शहर थे जहाँ पे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य रह रहे हैं, ठीक है, उनसे अलग एक जगह पे लोग रह रहे हैं जिनको बोला गया जनजाति। अब जनजाति क्या है, ये किस तरह के समाज होते हैं, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, मतलब जनजातियों के अलावा भी समाज और थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति
कहा जाता है। देखो, ब्राह्मणों ने ना कुछ नियम बनाए थे समाज को बांटने में। पहला था ब्राह्मण, क्योंकि उन्होंने बनाया तो भैया अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया। और ब्राह्मणों का काम ये था कि वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कार्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। दूसरे में आ गए क्षत्रिय, दूसरे में आ गए क्षत्रिय जो राजा वगैरह बने, है ना। तीसरे में आ गए वैश्य, व्यापारी वगैरह। चौथे में आ गए शूद्र। इनका काम ये था कि ये इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। अब जिन लोगों ने, जिन समाजों ने इन कर्मकांड को नहीं माना कि भैया हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो उन लोगों को क्या करा गया, उस जगह से, उस एरिया से, उस राज्य से बाहर निकाल दिया गया। अब किसी व्यक्ति को, किसी समाज को जब उनका बहिष्कार किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जंगलों में जाकर रहेंगे, एक ऐसी जगह जा करके रहेंगे जहां पर कोई लोग नहीं रहते हैं, तो जंगलों में रहेंगे। उन्हीं को क्या बोला गया, जनजाति। ठीक है, वही क्या बने, जनजाति, ट्राइबल्स। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। ठीक है, कई जनजातियां खेती से अपना आजीविका अर्जन करती है, उनका मेन काम क्या था, खेती करना। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। अब देखो भाई, समाज से बाहर निकाल दिया तो भाई जीवन यापन तो करना ही है। तो कुछ लोगों ने खेती करनी शुरू करी, तो कुछ पशुपालक हो गए, है ना, कुछ खाद्य संग्राहक हो गए जो क्या कहते हैं, खाना को जमा करेंगे, और कुछ शिकारी बन गए। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। मतलब जिस जगह वो रह रहे हैं वहां पर जो भी नेचुरल या नेचर रिसोर्सेस उनको मिल रहा है, प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं, उनका वो पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए जो अलग अलग तौर तरीके अपनाते थे, उसको मिला जुला करके वो यूज करते रहते थे कि भैया ये लकड़ी मिल गई तो इसका ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे हम आग भी जला लेंगे, उससे हम प्रोटेक्शन के लिए भी रख लेंगे, है ना। तो क्योंकि अब समाज से तो निकल चुके हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो वहां जाकर कुछ खरीद सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं वहां। तो उनको उसी प्राकृतिक संसाधनों में जो भी चीजें मिलती थी, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता था। आगे है, कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। खानाबदोश वो लोग होते हैं जो केवल खाने के बारे में सोचते हैं, मतलब उनको क्या चाहिए, केवल खाना। तो शिकारी हो जाएंगे वो, है ना। और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, घुमंतु हो गए थे ये। जहाँ पे रुके वहां पर जितने जानवर वगैरह मिले, या जानवर मिले, पेड़ पौधों में जो फल मिला वो अपना खाया पिया, जब खत्म हो गए तो दूसरी जगह चले गए। खानाबदोश। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और वे अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के नियम को नहीं माना था, एक नई जगह जाके रहे, तो भाई इनके अपने नियम वहां पर आगे किस तरह से उनका समाज जो है आगे लोग में चीजें बांटेंगी, ये भी उन्होंने तय कर रखा था अपने हिसाब से। आगे है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखने और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। ठीक है, अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। जैसे कि बात यहाँ पर ये की जा रही है कि जो जनजाति जो काफ़ी बड़ी हो गई थी, वो सामान्यतः कहाँ पर रहती थी, जंगलों में, पहाड़ों में या रेगिस्तानों में, मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ पर बाकी लोग या बाकी समाज नहीं रहते हैं। अब देखो, यातायात के लिए या किसी चीज रिसोर्स के लिए जो आम लोग हैं, आम समाज है, उनको भी जंगलों पहाड़ों का इस्तेमाल तो करना पड़ता था। तो भाई जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो वो अपने आप को ज्यादा बलिष्ठ मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो इन जनजातियों को नुकसान पहुंचाने का या खत्म करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। तो टकराव तो होते ही थे। कह रहे इन टकराव को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इन्होंने जिस अलहदा संस्कृति को बचा के रखा था, मतलब उसको बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए इनको जो करना पड़ा इन्होंने वो किया। तो टकराव भी बहुत ज्यादा उस वक्त देखने को मिलते थे। आगे है, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। अब जाति आधारित समाज हम लोग, ठीक है, आप लोग और हम जो हैं वो जाति आधारित समाज में रहते हैं, जहाँ पर जातियां बटी हुई हैं, श्रेणियां बनी हुई हैं, हम उसमें ही लड़ते रहते हैं, उसमें ही कहते रहते हैं। ठीक है, जबकि जनजातीय समाज जो है वो थे जो इन जाति आधारित समाजों में नहीं बटे थे, उन्होंने अपना एक नया समाज बना लिया। कह रहे ये दोनों में टकराव तो है, और ये दोनों एक दूसरे से भाई मतलब रिलेट भी नहीं करती है उसके बावजूद, क्योंकि जरूरतें तो हैं। जातीय आधारित समाज को भी जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में से किसी ना किसी चीज की तो जरूरत पड़ती है, और जनजातीय समाज को शहरी इलाकों से, तो एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे। टकराव और निर्भरता के इन संबंधों ने
इन संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जहाँ पर ये टकराव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर निर्भरता, जब हम देखो आप किसी व्यक्ति से अगर आपके टकराव बहुत ज़्यादा है, आपके पिताजी के मान लो किसी से पिताजी के उम्र के किसी व्यक्ति से टकराव है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उनके बच्चे की उम्र से यानी उसके बच्चे से टकराव रखें। हो सकता है आपकी निर्भरता उसके ऊपर हो या उसकी आप पर हो, है ना, तो आपको उस चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, धीरे धीरे समाज के अंदर ही बदलाव देखने को मिले। तो ये थोड़ी सी बात बताई जनजातियों के बारे में। अब आगे है जनजाति लोग थे कौन आखिर में, ये जो वहाँ पे जाके बसे ये थे कौन, उनके बारे में भी जान लेते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जनजाति है उनके लिखित दस्तावेज बहुत ही कम, ना के बराबर मिले हैं, इसलिए इनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं को वे संरक्षण करके रखते थे। देखो जनजातियों के बारे में हमें इतिहास में कैसे पता चलता है, तो उनके बारे में कहीं पर भी जो है ना कोई लिखित दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन उनके जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पता चलता है वाचिक या मौखिक परंपराओं के अनुसार, मतलब बोल करके। ठीक है, ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, अगली पीढ़ी जो है वो इन परंपराओं को फॉलो करती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। ये 1 नंबर का सवाल आपके टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप क्लास में है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, कि जनजातियों के बारे में कैसे पता चलता है, वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करके। लिखे दस्तावेज नहीं है इनके पास। ठीक है, आगे है जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध के मुगलों में मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरघुन, ये दो जगह है यहाँ पर, लंगा और अरघुन, मैप आ गया उसके नीचे, लोगों का प्रभुत्व जो है अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर पाया गया। किसका, लंगा का और ठीक है निर्गुण का। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरी गडरिया की जनजाति रहती थी। ये जिस जगह पर जो सी जनजाति मिल रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्व भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति का जो है पूरी तरह से प्रभुत्व था। तो उपमहाद्वीप के सुदूर है ना, जो काफी दूर वाला एरिया था, जहां पर उत्तर पूर्व के भाग में नागा, अहोम जनजाति रहती थी। पश्चिम हिमालय में गडरिया जनजाति, ठीक है, और उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति। तो ये जहां भी आपको जनजाति मिल रही है और उनकी जगह पता चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक बार मैप देख लेते हैं कि मैप में क्या बताया गया है। यह है प्रमुख जनजातियों का क्षेत्र। ये देखो यहाँ पर मैप में दिखा रखा है कि यहाँ पर बलूची है, यहाँ पे जंगजूहा, यहाँ पे खोखर, यहाँ पे गक्खर, यहाँ लंगा, यहाँ अरघुन, यहाँ समास, कोली, जाटवास, भील, भील कोली, काटकारिकास, बेराद, करोगा, कोयास, खोंड, है ना, गोंड, बेंगस, चेर, मुंडा, ओरोन, संताल, कोच, कासी, अहोम, है ना, नागा। ये सभी जनजाति किस किस एरिया में भारत में फैली हुई थी, ये यहाँ पर बताया गया। आप देख सकते हैं मैप को कि भारत के लगभग हर इलाके में आपको जनजाति देखने को मिलेगी, है ना। चलो आगे वाला पैरा देखते हैं, उसमें क्या बता रखा है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों, है ना, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त कर लिया था। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा भी किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन पाए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर, आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर औरंगजेब की बात हो रही है कि इनके समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। ठीक है, इस क्षेत्र में रहने वाले, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ठीक है, तो जिन पर जो है पूरी तरह से कब्जा कर लिया था औरंगजेब के टाइम में, वो कौन थे, संताल और मुंडा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ भी एक इमेज दे रखी है, और रात में भी लोग हिरन का शिकार कैसे कर रहे हैं ये दिखा रखा है।
तो भाई ये तो खानाबदोश हुआ ही करते थे, शिकारी हुआ करते थे, तो इनके लिए तो ये आम बात है। और कपड़े भी आप देख सकते हैं किस प्रकार के पहन रखे इन्होंने, है ना। आगे देखते हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे, है ना। कहाँ पर कौन से जनजाति थे, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान रहे थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे, कुछ लोग दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी में भी रहते थे, या इनकी विशाल आबादी भी वहां पर थी। तो आपने मैप जब देखा तो मैप में आपने पाया कि किस स्टेट के अंदर यानी कौन से एरिया में किस तरह की जनजाति रहती थी, ये आपको पता चल गया। अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि किस एरिया में कौन सी जनजाति रहती है। आगे है, भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक के जमींदार भी बन चुके थे। भाई एक जगह बसेंगे, बस करके उन्होंने क्या करा, खेतीहर मतलब खेती करनी शुरू कर दी, और ये एक साल का काम नहीं था, ये हर साल का काम था, और फिर बड़े जमींदार भी वो बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने हुए रहे। भीलों में ही मतलब आपको एक ही जनजाति में जमींदार खेतीहर भी मिल गए और शिकारी भी मिल गए। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। जो आज का ये समय है, यहाँ पर कौन से लोग रहे, गोंड, ठीक है। अब देखो यहाँ एक और इमेज है और इसमें बता रखा है, यहाँ पर दिख रहा है समाज कि भाई एक बाजार दिख रहा है यहाँ पर कि सामान बेच रहे हैं लोग, है ना। घुमंतु व्यापारी हैं, ये एक जगह आते हैं फिर सामान बेचते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। अब देखो अगला टॉपिक भी इन्हीं के बारे में है कि खानोमदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। खानोमदोश वो जो खाना ही इकट्ठा करके रखते हैं, और घुमंतु लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। तो खानामदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर था, क्योंकि भाई जानवर के साथ ही रह रहे हैं तो जानवर से उनको जो मिलेगा जीवन यापन के लिए वो उसी पर डिपेंड रहेंगे। वे खेतीहर ग्रस्तों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को इकट्ठा करते होंगे। देखो यहाँ पर इमेज दिखा रखा है, इसके बारे में हमने देख लिया था, ठीक है। और क्या क्या ले लिया भाई उन्होंने, ऊन घी भी लेते थे, इसका विनिमय भी करते थे, मतलब खरीदते और बेचते भी थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते में उस सामान को खरीद फरोख्त भी करते थे, कि मतलब आज यहाँ पर है, फिर यहाँ से सामान खरीदा, कहीं और जगह गए वहां पर बेच दिया, फिर वहां से खरीदा कहीं और बेच दिया, ठीक है। घुमंतु लोग इसी प्रकार से काम करते थे। अगला पैरा है, बंजारा लोग अपने महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा लोग के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी जो थे वो क्या थे, खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो बंजारा लोगों का कारवां क्या कहलाता है, टांडा। जब बहुत सारे ये मिलकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ना, तो उसकी इसमें बात की जा रही है। अब अध्याय 3 में हमने पढ़ा था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई करने के लिए करते थे, ठीक है। तो देखो अध्याय 3 की चीज़ों आपको अध्याय 7 में मिल रही है, इसलिए सभी अध्यायों को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर के शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे, है ना। कि भाई जैसे सैन्य अभियान चल रहा है राजा का, कि भाई वो लड़ाई झगड़े में कहीं पर व्यस्त है, तो उन सैनिकों के लिए, जानवरों के लिए जो खाना था वो कौन ला करके देगा, तो यही टांडा यानी कि बंजारे लोग ला करके देते थे। लगभग 1 लाख बैल जो है इनके काम में लगते थे, ठीक है। अब बंजारे के बारे में हम पढ़े उससे पहले ये राइट साइड में हमारे जो कॉलम है ना, खानमदोश और भ्रमणशील समूह, घुमंतु समूह, इनके बारे में देख लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि खानमदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं, यानी कि वो केवल पशुओं को पालते हैं और उन पर घूमते हैं या बेचते हैं, जो अपनी रेवड़ और पशुवृत्त के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और अन्य नृतक, गायक और तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों ही अक्सर उन जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अच्छा, आप जैसे कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ ना ऐसे खेल दिखाते हैं कुछ बच्चे वगैरह रेड लाइट्स वगैरह पर। तो आज वो यहाँ है, कल को कहीं और है, कल को फिर कहीं और है, परसों फिर कहीं और है ना। उनका इस तरह से कारवां चलता रहता है। वो हो गए घुमंतु लोग, ठीक है। अब देखो बंजारे के बारे में यहाँ पे कुछ बता रखा है हमारे लेफ्ट साइड वाले इस कॉलम के अंदर, इसको देखते हैं यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है। चलिए,
17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। चलो देखते हैं कि भाई उन्होंने क्या बोला। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। अब टांडा समझ गए, इनका कारवां, जिसमें 14,000 बैल थे। ठीक है, सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारा लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर के चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर ही होते हैं, मतलब सौदा करते हैं सामानों का। ठीक है, अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां वह महंगा है। वहां से फिर वे ऐसी चीज लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। मतलब कोई व्यक्ति मान लो अहमदाबाद में है, यहाँ पर कोई एक्स चीज है जो सस्ती मिलती है, तो यहाँ से उठाएगा और इसको वहां बेचेगा जहां पर ये चीज महंगी बिके, यानी वाई जगह पर। फिर वाई जगह से उस चीज को उठाएगा जो यहाँ पर सस्ती है, ठीक है, उसको उठा करके किसी ऐसी जगह पर बेचेगा जहां पर वो महंगी बिके। तो ऐसे ये काम करते हैं। टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते, और अगर ठंडा मौसम हो तो भी। अपने गाय बैलों पर वे सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। तो ये छोटी सा पैरा था, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। आगे बढ़ते उनके बारे में क्या बता रखा है कि कई पशुचारी जनजाति मवेशियों और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करते थे। मतलब उन्होंने जानवरों को पाला फिर उनको बेच दिया जिनको इसकी नीड है। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती रहती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की जातियां भी थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी, है ना। मतलब जैसे नर्तक हो गए, जो डांसर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपना कला दिखा रहे हैं, डांस दिखा रहे हैं और कमाई कर रहे हैं। इसी तरह से गायक और तमाशबीन वही जो तमाशा दिखाते हैं ना, नाटक वगैरह दिखाते हैं, उनकी इसमें बात की जा रही है। ये चित्र नंबर 4 है। यहाँ पर कांस्य मगरमच्छ कुट्टिया कोंड जनजाति उड़ीसा, उनके द्वारा जो है बनाया गया है। कोंड जनजाति के द्वारा जो है कांस्य का मगरमच्छ बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। मतलब जो आदिवासी हो चुके थे, जो अब छोड़ के जा चुके थे जगहों को, अब उनको क्या करा गया, उनमें से कईयों को क्या करा गया, जो जाति वाला समाज पहले से चल रहा है उनमें उनको जोड़ दिया गया और उनको भी एक जाति का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। तो अब वर्ण की जगह जो है जाति का इस्तेमाल करने लगे। भाई जैसे जैसे समय में जिस चीज की नीड पड़ती गई वैसे मॉडिफिकेशन होती गई। अब परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन तो होना ही है। अब ब्राह्मणों को क्योंकि उन लोगों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, उन लोगों को, उन समाज के उस हिस्से को जाति में, उनको मतलब एक जाति का रूप देकर के अपने में मिला लिया। ठीक है, अब देखो जाति पर विचार विमर्श, छोटा सा एक पैरा है, यहाँ पे देखते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, यही नाम है ना, तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उड़ाईकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा, जिसके बारे में अध्याय 2 में बताया गया, इसमें एक विचार विमर्श है जिस पर जाति पर बात की जा रही है। देखो क्या है, वे रथकारों, रथकार कहते हैं जो रथ बनाते हैं, ठीक है, तो वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। मतलब रथकार क्या करेंगे ये तय कर रहे हैं ब्राह्मण, कि वो ये सारे काम करेंगे, है ना। तो यही हो गया कि एक रथकार जो है जाति इसमें आ गई। चलो हम कंटिन्यू करते हैं उसी चीज को। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से
आते थे। ठीक है, मतलब कौन कौन से वंश परंपरा आ गई यहाँ पर, हेडिटेशनल आ गया, वो हो गए हूण, चंदेल, चालुक्य, ये भी राजपूत थे और काफी ज्यादा ताकतवर भी। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई बाद में जो है ये राजपूत में आ गए। भाई ताकतवर है तो कौन लड़ेगा इनसे, तो इनको जो है राजपूत बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में, जहां पर भाई कृषि बहुत ज्यादा था ना वहां पर। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। अब मतलब उनको अपना राज्य क्या करना था, शक्तिशाली बनाना था, तो भाई जो पैसा वैसा लगा सकते थे ना सब लगाया उन्होंने, ताकि डोमिनेट कर पाए, है ना। अब देखो आगे है, शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरणों का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, उन्होंने उसको फॉलो किया। ठीक है, धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। ये वही जनजाति है जिनको जाति व्यवस्था से निकाल दिया गया था, या जो जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी, अब उनमें से कई जो है ब्राह्मणों के समर्थन से जाति व्यवस्था का हिस्सा बनने लग गई हैं। लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, है ना। अब देखो शासक वर्ग में चले गए, मतलब ये क्षत्रिय बन गए, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, है ना, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और जिनको नहीं रहना था वो जनजाति बने, उनको निकाल दिया गया था, उनमें से सीधा वो कहाँ चले गए, शासक वर्ग यानी क्षत्रिय में चले गए। लेकिन प्रमुख मतलब जो डोमिनेट कर सकते थे, जिन पर पैसा वैसा बहुत है वो, ठीक है, उनकी बहुसंख्यावाद आबादी समाज की छोटी जातियों में जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम शरद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। अब यहाँ से मतलब पंजाब सिंध के जो जनजाति थी, उन्होंने क्या करा, इस्लाम धर्म को अपना लिया। तो मतलब वो हिंदू में तो आए नहीं, अब हिंदू में आएंगे नहीं तो ब्राह्मणों वाले समाज में वो नहीं रहेंगे, है ना, ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था में वो नहीं रहेंगे। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमानों पर स्वीकार नहीं की गई। मतलब हिंदू नहीं बने ये लोग बन गए इस्लामी। ठीक है, राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। राज्यों की जो उत्पत्ति हुई उसका जो प्रोपोर्शनल है, हाँ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये किससे, जनजातीय लोगों के बीच जो सामाजिक बदलाव है उनसे। अब भाई राज्य जो नए नए बने हैं, ऑब्वियस सी बात है जनजातीय लोगों को ना, जो अब ये पावरफुल होने लगे तो इनको लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। तो वही ब्राह्मण जिन्होंने इनको हटा दिया था, निकाल दिया था, उन्होंने अपनाना शुरू करा, भाई शासक बना देंगे, ये बना देंगे, तो कुछ तो आगे और बहुत बड़े हिस्से नहीं आए, जैसे जो पंजाब सिंध या उत्तर पश्चिम के सरहद पर रहते थे वो लोग नहीं आए, वो लोग बन गए इस्लामी। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। तो हम उल्लिखित है मतलब हम इनके दो उदाहरणों को अभी देख लेते हैं। यहाँ पर एक इमेज है, वो है गोंड महिला, यानी कि गोंड जनजाति की एक महिला, उसकी वो फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चलिए नजदीक से एक नजर मारते हैं हम उन दो महत्वपूर्ण उदाहरण की ओर जो जनजातियों लोगों के समाज बदलाव में और राज्यों की उत्पत्ति में संबंध बनाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोंड जनजाति के बारे में। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषक अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। ठीक है, किसकी बात हो रही है, गोंड की। तो विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल अपना राजा या राय होता था, मतलब हर एक कुल का अपना एक राजा होगा उसके अंदर। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कंटका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। मतलब देखो कितना बड़ा है ना, कि गोंड राज्य में 70,000 गांव, यानी इतने गांव जो है उसके अंडर में थे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बड़ा हो गया, फल फूल गए, ये काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत होती रही। केंद्रीकृत मतलब एक ही व्यक्ति राजा हो गया इसके अंदर। राज्य गढ़ों में विभाजित थे, हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता है। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता है, मतलब पहले 84, फिर 84 को और डिवाइड कर दिया 12-12 में, तो बरहोता जो 12-12 गांव को मिलाकर के बनते हैं। ठीक है, बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज जो है धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। भाई जब तक सब एक जैसे थे तो भाई एक जैसे थे, लेकिन अब कोई एक जनजाति बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये कम, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, विभाजन हो जाना है वहां पर। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली
बन गए। गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई कि भाई हम जो है ना राजपूत यानी कि क्या बन जाएंगे, हम सीधा क्षत्रिय। इसलिए गढ़कंटका के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया। अब भैया देखो कितना वो है ना कि जब प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उनका मन हुआ कि भैया हम क्या करते हैं, हम राजपूत बनेंगे हम तो राजपूत अपने नाम से तो उन्होंने क्या करा, संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली, है ना। भाई साहब लड़ाई झगड़ा ये सब 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 जीत जाएंगे हम। उसके बाद जो क्षत्रिय है उनकी बेटी से शादी कर ली। सही बात है कि नहीं। अब दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, ठीक है, रानी दुर्गावती जो है बहुत ज्यादा योग्य थी, एबल थी। तो उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमाल संभालनी शुरू कर दी। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया। रानी दुर्गावती को इसका जमकर सामना किया रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ वहां पर मर गया। तो यहाँ पर जो है मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया। आगे है गढ़कंटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत क्वांटिटी में हथिया लिए कि भैया सब हाथी यार, उस टाइम पर हाथी डोमिनेट करता था कि जिसके पास हाथी है ना वो मतलब ज्यादा बलिष्ठ माना जाता था। तो हाथी कब्जा कर लिया और जो बेशकीमती चीजें मिली वो इन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष जो है वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कंटका के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष जो है असफल रहे और यहाँ पर वो हार गए। तो ये तो बात होगी गोंड के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अहोम के बारे में। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। ये लोग कहां से आए, आज का म्यांमार, ठीक है। उन्होंने भुइया यानी कि भूस्वामी, ठीक है, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना करी। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों यानी कि जिसकी बात हो रही है 1523 में, और कोच हाजो 1581, ये दो राज्य जो हैं इनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आग उगलने वाले अस्त्र, मतलब ऐसे हथियार बने जिसमें से क्या आग लगा करके फेंका जाए, किसी को आग लगा करके मारा जाए। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। तो ये जो तोप गोले देख रहे हो, मतलब ऐसे हथियार जिसको कहीं मारे तो आग लग जाए, है ना, जैसे आज बम बारूद मारते हैं ना कहीं पर तो आग लग जाती है। इसका उपयोग ये बना किसने लिया था, अहोमों ने 1600 और 1530 में ही बना लिया था, सोचो, है ना। तो भाई अब इनसे कौन लड़ेगा। आगे इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर लिया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय इसमें हो गई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बन सका, मतलब वो डायरेक्ट उस पर कब्जा नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखो कितने भी बलिष्ठ थे, इतना तगड़ा इन्होंने हथियार बनाया, उसके बावजूद ये हार गए। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते हैं। तो पाइक वो लोग हैं जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है और पैसे उनको नहीं दिए जाते हैं। जब आपसे लोग काम करवाए और पैसे ना दे उसके बदले में, कोई धनराशि या किसी तरह का आपको जो है ना किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू आपको नहीं मिलता, उस काम करने के बाद कोई आपको अर्निंग नहीं होती है, उसको बोलते हैं बेकार। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाता था। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर लोग ज्यादा हैं वहां पर क्या करो, वहां से निकालो और दूसरे में भेज दो। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का जो पूर्वी हिस्सा था, पुरदार था, पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। केंद्रीकृत के अंदर मतलब हो जाता है एक राजा, एक के अंडर में सारी पावर आ जानी, ठीक है। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण में
काम करते रहते थे। मतलब जो वयस्क पुरुष है, जो वहाँ पे एडल्ट थे, ठीक है, वो लोग युद्ध अगर है तो भाई देश की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, और जब युद्ध नहीं है तो भैया बांध बनाओ, सिंचाई का काम देखो, ये सब आप वहाँ पर करते रहेंगे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता है। अहोम के कुल जो है उनको क्या बोला गया? खेल। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे, कि वहां पर क्वांटिटी उनकी कम थी, लोग कम थे, तो वो निकट के पास लोगों से या निकट के समाज से, राज्य से आए थे। एक खेल, अब यहाँ पर खेल का मतलब क्या हो गया? कुल। तो एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे, कि एक खेल जो है वो काफी ज्यादा गांव में नियंत्रित, उसको नियंत्रण में रखता था, अपने अंडर में रखता था। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ये पावर थी भाई, है ना। समुदाय नहीं बोलेगा तो राजा भी इसको वापस नहीं ले पाएगा। अब आगे है कि शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई। यहाँ पर फिर ब्राह्मणों का जो प्रभाव है वो बढ़ गया। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से लेकर के 44 तक इनका जो कार्यकाल है, इनके काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया। कहाँ का? अहोम का। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। मतलब इन्होंने अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा था पूर्णतः, बट हाँ थोड़ा बहुत तो छोड़ दिया था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन जो है दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया, और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग यहाँ पर थे, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई, ठीक है, लैंग्वेज में संस्कृत, उसके बाद नाटक काम वगैरह जो है ये भी यहाँ पर किया जाता था। तो ये बात होगी अहोम के बारे में। तो दो उदाहरण थे, गोंड और अहोम। इनके निष्कर्ष की ओर चलते हैं कि भाई निष्कर्ष क्या मिला हमें, कंक्लूजन क्या मिला है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए। आपने देखा कि अहोम भी पहले पावरफुल हुए, पहले जनजाति थे, फिर पावरफुल हो गए, फिर वो टूट गए। अच्छा, टूटने के तरीके भी अलग थे, गोंड का भी अलग था और अहोमों का अलग था, है ना। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान में दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलती रही। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कोई शिकारी बने तो कोई खानोबदोश रह गए, है ना, तो कोई भाई जमींदार भी बने, कोई खेतीहर भी हो गए। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में जो है शामिल हो गए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो ये लोग जो जनजाति में थे, इन्होंने जाति आधारित समाज को अपना लिया। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना कर ली। मतलब वो सनातनी हिंदू धर्म में भी नहीं आए, जाति व्यवस्था में नहीं आए, कुछ अलग ही उन्होंने बना लिया, नए धर्म या जो भी आप उसको कह सकते हैं। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो यहाँ पर बात की गई थी जनजातियों के बारे में कि जनजाति है क्या, बेसिकली क्या होते हैं। तो वो लोग थे जो जाति आधारित समाज में नहीं रहे या अपने आप को जाति आधारित समाज में नहीं बांटा। तो जब नहीं बांटा तो ऑब्वियस सी बात है उनको उन समाज से बाहर निकाला जाएगा। तो वो लोग बाहर गए और उन्होंने अपना एक नया समाज बनाया जिसको क्या बोला गया? जनजाति। अब अलग अलग जनजातियां जो है अलग अलग जगह पर बनी, उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाए। कुछ आगे जाकर के बहुत शक्तिशाली हो गए, कुछ नहीं हो पाए, कुछ खत्म हो गए। जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए उनमें से कुछ को जो है जाति आधारित समाज में अपना लिया गया ब्राह्मणों के द्वारा, और कुछ पर कब्जा किया गया, तो कुछ ने मुगलों यानी कि इस्लाम को अपना लिया। ठीक है, तो उसी में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये तो था भाई हमारा जनजातियों के बारे में। अब अन्यत्र को पढ़ लेते हैं क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मंगोल के बारे में कुछ बताया गया है। तो देखिए मंगोल के बारे में यहाँ पर क्या लिखा गया है उसको हम देख लेते हैं। मंगोल अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढे। ठीक है, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की ही थी। वे मध्य एशिया से
सॉरी, वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी जिसको बोलते हैं, घास के मैदान को क्या बोलते हैं भाई, स्टेपी, ध्यान रखना, और थोड़ा उत्तर की ओर जो वन है प्रांतों में बसे हुए थे। यानी कि मध्य एशिया में वो कहाँ थे, स्टेपी में, यानी घास के मैदानों में, और थोड़ा उत्तर की तरफ चले जाएंगे, नॉर्थर्न एरिया में चले जाएंगे तो वे वन प्रांतों में, जहाँ पर जंगल थे, वहां पर बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। किसने, चंगेज खान ने। अपनी मृत्यु के समय, कब हुआ भाई उनकी मृत्यु, 1227 में, वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा इसमें शामिल हो गया। मतलब इनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इतने बड़े बड़े एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था या साम्राज्य को बढ़ा लिया था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। वे विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी, है ना। जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था या सैन्य शक्ति थी वो अलग अलग जाति और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थी। अलग अलग धर्म के लोग, समूह के लोग, जाति के लोग उनका समर्थन करते थे। तो ये जो चैप्टर था यहाँ पर बड़ा ही मजेदार था और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, जिसका नाम था जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो जनजाति क्या है वो आप समझ गए, खानाबदोश क्या थे वो भी समझ गए, और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में भी आप समझ चुके हैं। इन्हीं में से कुछ लोग एक जगह बस गए, कुछ लोग दूसरी जगह गए तो वहां बस गए, कुछ घुमंतू रह गए, है ना। इसकी हमने इसमें बात कर ली। तो अध्याय 7 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, और पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, तो चेक जरूर करिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।